गरीब लड़की का जादुई बर्थडे केक। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में काव्या नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ कोमल नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि उनके घर में नौकरानी का काम किया करती थी। वैसे पहले तो कोमल की माँ वहाँ नौकरानी का काम किया करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कोमल वहाँ आकर काम करने लगती है। कोमल बहुत ही गरीब थी और उसके पास रहने का कोई जगह नहीं था, इसलिए वह काव्या के कहने पर उसकी माँ कोमल को अपने घर पर रख लेती है। काव्या बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन काव्या की माँ थोड़ी घमंडी थी। उसने कोमल को तो अपने घर रख लिया, लेकिन हमेशा वह उसके साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। काव्या की माँ कोमल के साथ जो भी गलत किया करती थी, यह सब देखकर काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन काव्या का जन्मदिन आता है। जिस दिन काव्या का जन्मदिन होता है, संजोग से उसी दिन कोमल का भी जन्मदिन था, इसलिए काव्या अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ कोमल का भी जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसलिए क्यों ना कोमल भी मेरे साथ अपने बर्थडे का केक काटकर खुश हो जाए। बेचारी सारा दिन हमारे घर का काम करती रहती है, इसलिए कम से कम आप उसके जन्मदिन वाले दिन आप उससे एक भी काम मत करवाना। देख काव्या, तेरे कहने पर मैंने उस गरीब को इस घर में रहने की जगह दे दी और हम उसे खाना भी देते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतना बहुत है। अगर इससे ज्यादा हम उसे देने लग गए तो वो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। ओफो माँ, मैं आपको समझा कर थक चुकी हूँ। जो आपको ठीक लगे आप वही करो। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या की माँ ने जन्मदिन के लिए उसे 2 ड्रेस दिलाई थी। उसमें से एक ड्रेस को लेकर काव्या कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, कोमल, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है कि माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने माँ से अपने जन्मदिन के लिए 2 ड्रेसें ली थी। उसमें से एक ड्रेस तुम रख लो। काव्या, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम्हारी दी हुई ड्रेस जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी वजह से आंटी से झगड़ा मत करना। कोमल की बात सुनकर काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी माँ कोमल के पास आती है और बोलती है, सुन कोमल, आज घर के कामों के अलावा तुझे इस पूरे घर को सजाना भी है। काव्या के जन्मदिन पर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है और यह सब तुझे अकेले ही करना है, इसलिए अभी से ही काम में लग जा। हाँ, मैंने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी है आंटी। मैंने काव्या से उसके दोस्तों के लिए मनपसंद खाने के बारे में भी पूछ लिया था, इसलिए मैं वो सब बना दूंगी। देख कोमल, अपनी माँ के जाने के बाद तू उसकी जगह इस घर में काम करती है और मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन काव्या चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसा कि मैं काव्या के साथ करती हूं, और यह मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। भला जिस तरह मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उस तरह से नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं तो तुझे सिर्फ ये बोलने आई थी कि तू मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, वरना काव्या का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो भी बचेगा वो तुझे खाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? जी ठीक है आंटी। इतना बोलकर काव्या की माँ वहाँ से चली जाती है। यह सब सुनकर कोमल को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह सब अनदेखा कर अपने कामों में लग जाती है। इस तरह उस दिन कोमल का भी जन्मदिन था, लेकिन काव्या की माँ कोमल से घर का सारा काम करवाती है और पूरे घर को अच्छे से सजाती है और सबके लिए खाना भी बनाती है। जैसे ही सारा काम खत्म होता है तो काव्या की माँ काव्या से नजर छुपाकर कोमल को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भेज देती है। थोड़ी ही देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और काव्या केक काटने वाली होती है।
तभी काव्या अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे कोमल कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और पता नहीं कहाँ चली गई। तू ही उसे अपना दोस्त मानती है और उसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। देखा तेरा बर्थडे पार्टी में चिरकर कैसे यहाँ से बाहर चली गई। अपनी माँ की बातों का काव्या पर कोई असर नहीं हुआ और वह समझ गई कि उसकी माँ ने ही जानबूझकर कोमल को घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ कोमल पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी माँ हमेशा मेरा जन्मदिन पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। आंटी की किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज उन्होंने मुझे काव्या के बर्थडे पार्टी में नहीं रहने के लिए घर से बाहर निकाला। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कोमल अकेली वहाँ पर रो रही थी। तभी एक परी कोमल के रोने की आवाज सुनकर उसके पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यहीं आसपास कहीं मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद करोगी? अगर सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। परी की बात सुनकर कोमल परी के साथ वहाँ हर जगह जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद कोमल को जादुई छड़ी मिल जाती है। परी जी, ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम क्यों रो रही थी? अब क्या बताऊँ परी जी, कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं उनकी जगह अपनी दोस्त काव्या के घर पर काम करती हूँ। काव्या की माँ ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन वो मुझसे कभी भी सही से बात नहीं करती है। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मुझसे घर का सारा काम करवाकर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ा सा केक प्रकट करती है और उसके बाद कोमल के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर सी फ्रॉक में बदल देती है। उसके बाद परी कहती है, कोमल, यह एक जादुई केक है और यह जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद तुम घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर सकती हो और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को अपने हाथों से छुआ तो वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। चलो अब जल्दी से केक काटो। उसके बाद परी कोमल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और कोमल को अपने हाथों से केक खिलाती है। थोड़ी देर बाद कोमल परी का धन्यवाद करके काव्या के घर वापस छोटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल, अब जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। जा, अब जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लेना। इतना कहकर काव्या की माँ वहाँ से चली जाती है। अब कोमल के अंदर जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो 1 मिनट में घर की सारी सफाई कर देती है और सारे बर्तन भी चुटकियों में धो लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक काव्या की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। काव्या अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ ठीक नहीं होती है। काव्या, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बेटा, कोमल एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती रही हूँ, लेकिन उसने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना बेटा, और एक दूसरे का ख्याल रखना। काव्या अपनी माँ की यह हालत देखकर बहुत ही रो रही होती है। तभी कोमल उनसे बोलती है, काव्या, मेरे पास एक जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब आंटी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा था, तब मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। वहीं पर एक परी आई और उन्होंने ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। परी के पास एक जादुई केक था और वह जादुई केक खाकर मेरे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ गई है
और अब मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर कोमल काव्या की माँ के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही काव्या की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके बाद काव्या की माँ कोमल से अपनी गलती की माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। आज से मैं कभी काव्या और तुझ में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। इतना बोलकर काव्या की माँ कोमल को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से काव्या की माँ कोमल को अपनी बेटी काव्या की तरह ही प्यार करने लगती है और सभी मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। सिंड्रेला के पेट में जादुई लहंगों का पेड़। गंगापुर गांव में रश्मि और दीपाली नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत ही प्यार था। जब उनके माता पिता जीवित थे तब तक तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, लेकिन पिछले ही महीने एक हादसे में उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद रश्मि और दीपाली अनाथ हो गई। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं था। दीपाली अभी छोटी ही थी। एक दिन दीपाली बहुत ही रो रही थी। तभी रश्मि दीपाली से कहती है, दीपाली मेरी बहन, तू रो रही है? मुझे पता है माँ बाबा के चले जाने के बाद मैं तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, अब तो ऐसा लगता है 1-2 दिन बाद मैं भी माँ बाबा के पास चली जाऊंगी, उसके बाद तुम अकेली रह जाओगी ना दीदी, मैं इसलिए रो रही हूँ। बहन की ऐसी बातें सुनकर रश्मि का रूह कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। कैसी बात कर रही हो दीपाली, तुम भी माँ बाबा की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं रहा ना? दीदी, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो अब मैं मर जाऊंगी। दीपाली, ऐसी बातें नहीं करते बहन, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। ले, अभी ये पानी पी ले, मैं बाजार से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रश्मि दीपाली को किसी तरह से समझाकर काम की तलाश में बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। थक हार कर वह घर की तरफ लौट रही थी, तभी वह देखती है कि सड़क के किनारे कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। वह उनके पास जाती है। सुनो, मुझे थोड़ा खाना दे दो प्लीज, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी कहाँ से आ गई यहाँ? अरे कोई भगाओ इसे, भागो यहाँ से। अरे टीना, लगता है बेचारी बहुत ही भूखी है और कई दिनों से इसे खाना भी नहीं मिला है। ए लड़की, तुम्हें खाना चाहिए ना? हाँ, मुझे बस एक रोटी दे दो। रोटी तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे नाच कर दिखाओ। चलो नाचो। रश्मि के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे एक रोटी के लिए बदतमीज और बिगड़ैल लड़कियों के सामने नाचना पड़ता है। बस बस हो गया, ये ले रोटी और भाग यहाँ से। इतना बोलकर वह लड़की एक रोटी जमीन पर फेंक देती है। रश्मि जमीन से रोटी उठाकर अपने घर आ जाती है। दीपाली मेरी बहन, देख देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। और फिर रश्मि दीपाली को वो एक रोटी खाने को देती है। तभी उसके घर के बाहर किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है, बेटा बेटा कोई है? इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहीं बेहोश हो जाती है। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर दोनों बहनें तुरंत बाहर आती है। पानी पानी। उसको देखकर दोनों बहनों को उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ जाता है। दीपाली, देखा तुमने, हम तो अन्न के लिए तरस रहे हैं ना, पर ये बूढ़ी अम्मा तो पानी के लिए तरस रही है। जाओ जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ। दीपाली एक गिलास में पानी भरकर ले आती है। पानी पीते ही उस बूढ़ी अम्मा को होश आ जाता है। रश्मि और दीपाली उस बूढ़ी अम्मा को उठाकर अपने घर के अंदर ले आती है और उन्हें बिस्तर पर सुला देती है। अम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अम्मा,
आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? बेटी, मेरा नाम अंजना है। मैं एक जादूगरनी हूँ और गांव में लोगों को जादू दिखाकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। शादी के बाद मेरे दोनों बेटों ने अपनी पत्नी की बातों में आकर मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी सारा लेकर वे लोग चले गए। क्या आप जादूगरनी हैं? अम्मा, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। आप तो जादूगरनी हो ना, तो आप अपनी जादू से राशन ले आओ ना, फिर दीदी सबके लिए खाना बना देगी। अम्मा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। दीपाली की बात सुनकर जादूगरनी ने हिम्मत जुटाकर कुछ मंत्र पढ़ा। जादू की छड़ी घूमते ही वहाँ चावल, दाल, मसाला आदि प्रकट हो गया। यह देखकर रश्मि और दीपाली बहुत ही खुश हुई और वो सारा सामान लेकर रसोई में चले गए। इधर अम्मा बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रही थी। रश्मि ने सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और फिर रश्मि, दीपाली और वह जादूगरनी तीनों ने मिलकर पेट भर खाना खाया। और उसके बाद वह अम्मा बोली, बेटा, पेट भरने के लिए कमाना बहुत ही जरूरी होता है और मैं तो एक जादूगरनी हूँ और मेरा काम है गांव-गांव में जाकर जादू दिखाकर लोगों से पैसे कमाना। आज मैं पास के गांव में ही जा रही हूँ। तुम दोनों बहनें भी मेरे साथ चलो। और फिर तीनों एक गांव में चले जाते हैं। जादूगरनी ने अपनी जादू से बहुत सारे करतब दिखाए, लेकिन उसका जादू देखने वहाँ कोई नहीं आया। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है बेटी। यहाँ हर किसी का समय बहुत ही कीमती है। हर कोई फायदा देखकर ही किसी की मदद करते हैं। अब तो लगता है मेरी इस जादुई कला की किसी को कोई कदर नहीं। चलो बेटी, घर चलते हैं। तब रश्मि कहती है, अम्मा, आप अपने जादू से कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिस बात का लोगों को हैरानी भी हो और वो उन चीजों के बदले हमें पैसे भी दे। हाँ अम्मा, कुछ ऐसा करो जिसे देखने के लिए लोगों को आना ही पड़े। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। सुनो 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 गाँव वाले, ध्यान से सुनो। मैं आज एक ऐसा जादू करने जा रही हूँ जिसे ना तो आपने पहले कभी देखा होगा ना ही सुना होगा। जादू वो जो आपके काम आए। आओ आओ, सभी लोग आ जाओ। मैं अब अपना जादू शुरू करती हूँ। दीपाली बेटा, यहाँ पर लेट जाओ बेटा। गाँव वालों, अब बस आप दिल थाम कर रखिए और मेरा जादू देखिए। अब दीपाली के पेट में जादुई पेड़ उगेगा। जादूगरनी के इतना कहते ही सच में दीपाली के पेट में जादुई पेड़ उग जाता है। अब इस पेड़ पर ढेर सारे रंग बिरंगे लहंगे उगेंगे। जादूगरनी ने जैसे ही ये कहा, सच में उस पेड़ पर तरह तरह के लहंगे उग गए। गांव वाले ये जादू देखकर ताली बजाने लगे। गांव वालों, आपने मेरा जादू तो देख लिया। अब आपको मेरे इस जादुई लहंगों के पेड़ का जो भी लहंगा पसंद हो उसे आप बहुत ही सस्ते दामों में मुझसे खरीद सकते हो। जादूगरनी के इतना बोलते ही हर कोई पैसे देकर उस जादुई लहंगे को खरीद लेते हैं। कुछ ही देर में दीपाली के लहंगों के पेड़ का सारा लहंगा बिक जाता है। उसके बाद जादूगरनी उसे फिर से ठीक कर देती है। वाह अम्मा, कमाल हो गया। आज से पहले मैंने लोगों की इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। भीड़ नहीं बुद्धू, ये देखो पैसे भी बहुत अच्छे मिले हैं। अब घर चलते हैं। जादुई लहंगों के पैसे से रश्मि और दीपाली की गरीबी दूर हो जाती है। अब तो हर रोज दीपाली और रश्मि उस अम्मा के साथ जादू दिखाने गांव-गांव जाती है और उसी से बहुत ही खुशहाल तरीके से अपना जीवन गुजारा करने लगे। जादुई 3 नदी का जादू। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां पूनम, रानी और कविता रहती थी। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। वह तीनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। वो कहीं भी जाती तो तीनों हमेशा साथ ही जाया करती थी। तीनों सहेलियों में पूनम सबसे ज्यादा समझदार और दयालु थी। एक बार की बात है। अरे पूनम और रानी,
तुम्हें पता है, मैंने सुना है गांव के किनारे पे जो जंगल है वहाँ जादुई नदी बहती है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन वह जंगल बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से आज तक उस नदी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। क्यों ना हम तीनों मिलकर उस जंगल में जाकर उस जादुई नदी को ढूंढे। अरे जरा सोचो, अगर हमें वो जादुई नदी मिल गई तो हम बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे। क्यों पूनम, तुम क्या कहती हो? यार वो तो है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत खतरा भी है। यार पूनम, तू भी ना हर काम में ही डरती रहती है। अरे बिना रिस्क के किसी काम को करने का मजा ही क्या है। चलो ना एक बार चलकर देखते हैं, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, जब तुम लोग इतना बोल ही रही हो तो एक बार चलकर देखते हैं। तुम लोगों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और फिर तीनों सहेलियां हंसने लगती है और तीनों सहेलियां फिर जंगल की तरफ निकल जाती है। काफी दूर तक चलने के बाद भी उसे जादुई नदी कहीं नजर नहीं आता है और वो लोग जंगल में काफी चलने के बाद थक जाते हैं। यार अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। थक तो हम सब भी गए हैं, लेकिन यार जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो बिना उस जादुई नदी को ढूंढे वापस नहीं जा सकते। चलो थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। ठीक है चलो। और फिर तीनों सहेलियां एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसे वहां एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देता है। दोस्तों अब जल्दी करो, अभी यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है, हमें जल्दी ही इस जगह से निकलना होगा। और फिर तीनों भागते हुए वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी जादुई नदी दिखाई नहीं देता है। यार हम इस जंगल में तो फंसते ही चले जा रहे हैं, इतना देर हो गया, लेकिन हमें यहाँ कोई जादुई नदी तो क्या, कोई मामूली नदी भी नजर नहीं आ रहा है। अब हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों मुझे माफ कर दो, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब मुझे यकीन हो गया है कोई जादुई नदी नहीं है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं और हम उन्हें सच मानकर इस घने जंगल में आ गए। अब हमारा क्या होगा? अब हम घर कैसे जाएंगे? नहीं यार ऐसे मत बोलो, लोग बिना वजह ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनकी बातों में कुछ न कुछ जरूर सच्चाई होती है। जादुई नदी है तभी तो लोग उनका जिक्र करते हैं। मुझे लगता है जादुई नदी यही कहीं है। तुम्हें अगर यकीन है तो अब तुम ही ढूंढो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं यहाँ बैठकर आराम करती हूँ। अब हमें इस जंगल से वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी पूनम को पानी की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों तुम्हें पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रहा है? समझो जादुई नदी मिल गई। हाँ आवाज तो पानी के बहने की ही आ रही है। फिर चलो आवाज की तरफ बढ़ते हैं, समझो जादुई नदी मिल गई। इतना बोलकर तीनों उस पानी की आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि जादुई तीन नदी बह रही है। तीनों नदी दिखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत और भव्य था। तीनों सहेलियां उस नदी को देख खुशी से झूम उठती है। उसके खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, इस जादुई नदी में तुम तीनों का स्वागत है। इस तीनों नदी में 3 नाव लगे हैं, तुम तीनों इस नाव में बैठकर प्रकृति के इस बनाए गए अद्भुत जादुई नदी का आनंद ले सकती हो और अपने मन मुताबिक कोई भी एक चीज इस जादुई नदी से अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन याद रहे लालच में नहीं पड़ना। यह सुनकर तीनों सहेलियां खुशी खुशी 3 अलग अलग नाव में बैठ जाती है और जादुई नदी का आनंद लेने लगती है। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। पहली नदी में पूनम जाती है। उस पहली नदी के पानी में खूब सारे कीमती मोतियों की माला बह रही थी। तभी पहली नदी में से आवाज आती है, पूनम तुम इस जादुई नदी में बह रहे जादुई मोतियों की माला में से कोई एक माला अपने साथ ले जा सकती हो। यह सुनकर पूनम उस नदी का शुक्रिया अदा कर एक जादुई मोतियों की माला अपने साथ ले लेती है। वहीं दूसरी नदी में रानी जाती है। रानी को उस नदी में बहुत सारे सोने के घड़े मिलते हैं। तभी दूसरी जादुई नदी में से आवाज आती है, रानी तुम इस जादुई गुलाबी नदी में जो सोने का घड़ा बह रहा है उसमें से कोई भी एक घड़ा अपने पसंद का अपने साथ ले जा सकती हो।
यह सुनकर रानी मन ही मन सोचती है, ये जादुई नदी तो हमें बेवकूफ बना रही है। हम इतनी दूर से इतना खतरा उठाकर यहाँ सिर्फ एक घड़ा लेने थोड़ी ना आए हैं। मैं तो यहाँ से बहुत सारा घड़ा अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर रानी उस नदी के सारे सोने के घड़े अपने नाव में उठाकर रखने लगती है। वहीं तीसरी नदी में कविता जाती है। उस तीसरी जादुई नदी में बहुत सारे चमचमाते हुए हीरे और मोती बह रहे थे। तभी तीसरी नदी में से आवाज आती है, कविता, तुम इस जादुई नदी में बह रहे कीमती हीरों में से कोई भी एक हीरा अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। बस एक हीरा? एक हीरे से क्या होगा? मैं तो इस नदी में से अपने साथ बहुत सारे हीरे ले जाऊंगी। इतना बोलकर कविता भी उस जादुई नदी का सारा हीरा निकालकर अपने नाव में रखने लगती है। थोड़ी देर में पूनम का नाव तो सही सलामत से किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन वहीं रानी और कविता का नाव घड़े और हीरों की वजह से नदी में डूबने लगता है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, प्लीज कोई हमें बचाओ। पूनम प्लीज हमें बचा लो, वरना मैं डूब जाऊंगी। बचाओ बचाओ, जल्दी से कोई मुझे इस नदी से बाहर निकालो, वरना मैं डूब जाऊंगी। पूनम कहाँ हो तुम? प्लीज पूनम मुझे बचा लो, बचाओ, मैं डूब रही हूँ। प्लीज भगवान हमारी हेल्प करो। तभी पूनम देखती है रानी और कविता का नाव तो जादुई सोने के घड़े और हीरो से भरा पड़ा है। यह सब देखकर पूनम बोलती है, अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम्हें याद नहीं रहा कि इस जादुई नदी ने हमें लालच करने से मना किया था? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यार हम यहाँ डूब रहे हैं और तुम हमें बचाने की जगह हमसे सवाल जवाब कर रही हो। अरे पहले कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना हम डूब जाएंगे। पूनम अपनी दोनों सहेलियों को डूबता देख हाथ जोड़कर उस जादुई नदी से विनती करती है, हे जादुई नदी, मेरे दोनों दोस्तों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया इसे माफ कर दीजिए। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज कृपा करके इन्हें बचा लीजिए, प्लीज जादुई नदी। तभी फिर एक आवाज आती है, प्यारी पूनम, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम ईमानदार के साथ साथ बहुत ही दयालु भी हो, लेकिन तुम्हारे ये दोनों दोस्त बहुत ही लालची है। मैं तुम्हारे इन लालची दोस्तों की कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसकी मदद कर सकती हो। मैं? वो कैसे? पूनम, तुम्हें जो मोतियों की माला मिली है वो कोई मामूली माला नहीं, बल्कि एक जादुई माला है। तुम उस माला से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। हे जादुई मोतियों की माला, मेरे दोनों दोस्तों को किनारे पर ले आओ। पूनम के इतना बोलते ही उसकी दोनों सहेलियां उसके पास आ जाती है। मुझे माफ कर दो पूनम, तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। आज मेरी लालच की वजह से मेरी जान ही चली जाती, अब से मैं कभी लालच नहीं करूँगी। हाँ पूनम, मैं भी अब से लालच नहीं करूँगी। तुमने हम दोनों की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुनकर पूनम बहुत खुश होती है और जादुई माला से कहती है, हे जादुई मोतियों के माला, हमें हमारे घर पहुँचा दो। पूनम के इतना कहते ही वो तीनों अपने घर आ जाते हैं और फिर तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।